हेलो एवरीवन। बेटा आज जो हम लेक्चर करने जा रहे हैं वो लेक्चर है हमारा स्ट्रेस कोरोजन। दिस इज टाइप ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। वेट कोरोजन के अंडर ही आता है, ये उसका ही एक एग्जांपल है। स्ट्रेस कोरोजन भी इसमें क्या होता है बेटा, ये जो होता है स्ट्रेस कोरोजन, दिस टाइप ऑफ कोरोजन अक्कर दो चीजों का इफेक्ट होता है इसमें। दिस टाइप ऑफ कोरोजन अक्कर ड्यू टू, किस किस चीज का इफेक्ट आएगा? ड्यू टू कंबाइन इफेक्ट, दोनों चीजों का आएगा। वो दो चीजें क्या रहेंगी आपकी? एक तो टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेस मेटल के अंदर कितना है, और दूसरा कोरोसिव एनवायरमेंट, आसपास का एनवायरमेंट कैसा है, जहां पे आपने मेटल पीस को रखा हुआ है वहां आसपास एनवायरमेंट कैसा है। कोरोसिव एनवायरमेंट ऑन मेटल व्हेन metal is exposed, when metal is exposed to corrosive environment। ठीक है, तो स्ट्रेस कोरोजन जो होता है बेटा, स्ट्रेस कहीं पे भी आ जाए, आपकी कोई मेटल की सरफेस है, उसको मैन्युफैक्चर करते टाइम उसमें कहीं पे बेंड आ गया, कहीं पे भी स्ट्रेस आ गया शीट के अंदर, तो वो जो पोर्शन है जहां पे भी बेंड आया या स्ट्रेस आया, वो पोर्शन एनोड की तरह काम करना शुरू कर देता है। बाकी जो पोर्शन होता है वो कैथोड की तरह काम करता है। तो ये वाली जो कोरोजन होती है, इसमें मेटल की शीट में टेंसाइल स्ट्रेस कितना है और आसपास एनवायरनमेंट कितना कोरोसिव है, इन दोनों चीजों के कंबाइन इफेक्ट से हमारी स्ट्रेस कोरोजन होती है। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है बेटा कि जो प्योर मेटल होते हैं, प्योर मेटल जनरली डू नॉट अंडरगो स्ट्रेस कोरोजन, उनमें स्ट्रेस कोरोजन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप फैब्रिकेटेड मटेरियल लेंगे, वेयर एज फैब्रिकेटेड मटेरियल कंपोनेंट्स आपने लिए या कोई आर्टिकल लिया आपने फैब्रिकेटेड ऑफ सर्टेन एलॉय। फैब्रिकेट कैसे होगा? जब आप दो चीजों को मिक्स करके एलॉय बना रहे हैं। जैसे कि आप जो है हाई जिंक का एलॉय ले लेते हो, ब्रास ले लेते हो, ठीक है, निकल ब्रास ले रहे हो, तो इनमें क्या होगा बेटा, ये जो फैब्रिकेटेड मेटल होते हैं ना, इनमें स्ट्रेस कोरोजन बहुत हाई स्पीड पे होगा। whereas fabricated metal components of certain alloy undergo stress corrosion। ये अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे हो सकता है। देखो, दो चीजें हैं कि एक तो आपका कोरोजन किसकी हो सकती है, ससेप्टिबल मेटल कौन सा है, ससेप्टिबल मेटल मतलब जिस मेटल की कोरोजन हो सकती है, और दूसरा कि उसके आसपास स्पेसिफिक कोरोसिव एनवायरनमेंट क्या है। स्पेसिफिक कोरोसिव एनवायरनमेंट, ये कहता है यहाँ पे ससेप्टिबल मेटल, मान लीजिए जैसे कि आपने ले लिया कॉपर का कोई एलॉय ले लिया बेटा, कॉपर के एलॉय को अगर आप NH3 या अमोनिया कंपाउंड्स के आसपास रखते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी उसमें स्ट्रेस कोरोजन होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप माइल्ड स्टील लेके उसको अगर आप रख देते हैं एल्कली के या नाइट्रेट्स के आसपास, तो स्ट्रेस कोरोजन बहुत जल्दी होगा। स्टेनलेस स्टील से बनी हुई कोई चीजें ली आपने और इसको आप रख दो क्लोराइड्स या एसिड क्लोराइड के एनवायरनमेंट में, तो इसमें स्ट्रेस कोरोजन बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका स्ट्रेस कोरोजन है ड्यू टू स्ट्रेस caused by heavy मशीन वर्क, जब कर रहे होते हैं कोई मेटल शीट जब बना रहे हैं उस पे मशीन वर्क करती है, इन फैब्रिकेटेड आर्टिकल्स ऑफ सर्टेन एलॉयज,
ये कैसे कैसे स्ट्रेस हो सकते हैं? देखिए, जब आप रोलिंग कर रहे हैं किसी शीट की, ड्रॉ कर रहे हैं आप पतली पतली शीट्स, ड्राइंग, ठीक है, वेल्डिंग कर रहे हैं तो मेटल शीट या फैब्रिकेटेड मटेरियल के अंदर जो है स्ट्रेस आ सकता है। इनसफिशिएंट एनीलिंग हो रही है तो स्ट्रेस आ सकता है। कोल्ड और हॉट बेंड कर रहे हैं आप ट्रीटमेंट देके कहीं से मेटल को, कोल्ड एंड हॉट बेंडिंग जब कर रहे हैं तो स्ट्रेस आ सकता है। बेटा स्ट्रेस कैसे भी आ सकता है। अब फेवरेबल कंडीशंस क्या है स्ट्रेस कोरोजन की? देखिए, फेवरेबल कंडीशंस फॉर स्ट्रेस कोरोजन मतलब किस किस कंडीशन में स्ट्रेस कोरोजन हो सकता है। पहला हमने कहा कि टेंसाइल स्ट्रेस, अभी हमने पढ़ा था ना टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से। टेंसाइल स्ट्रेस जो है, अभी आपने कहा कि वो किस वजह से आ सकता है मेटल शीट के अंदर, कहीं पे भी मेटल शीट बेंड हो गई, ठीक है, आप वेल्डिंग कर रहे थे, ढंग से वेल्डिंग नहीं हुई उसकी, एनिलिंग की वजह से, तो इन चीजों की वजह से क्या होता है बेटा, उसमें स्ट्रेस आएगा। और जहां पे भी अनइवन स्ट्रेस आएगा मेटल शीट के अंदर, वो पोर्शन जो है दैट विल एक्ट एज कैथोड एनोड, सॉरी, वो एनोड का काम करेगा। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। अगर आपको नहीं याद रहता, वॉवल से याद रखिए, AEIOU। ए से एनोड, ओ से ऑक्सीडेशन, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और जिस पे ऑक्सीडेशन होगा उसी की कोरोजन होगी, एनोड की कोरोजन होगी, ठीक है। इसके बाद ये कहता है कि किस चीज का इफेक्ट आएगा कोरोजन में, कोरोसिव एनवायरनमेंट का। कोरोसिव एनवायरनमेंट में मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दिए हैं इस केस में कि कोरोसिव एनवायरनमेंट जो है बेटा, उसमें जैसे मान लो आपने यहाँ पे हमने एग्जांपल्स पढ़े थे कि कॉपर का एलॉय अगर अमोनिया के आसपास रख दिया तो वो कोरोड हो जाएगा। स्टील का आपके पास मेटल है, आपने उसको एल्कली या नाइट्रेट्स के आसपास रख दिया तो कोरोजन बहुत फास्ट होगी। माइल्ड स्टील की, स्टेनलेस स्टील की, क्लोराइड, एसिड क्लोराइड के। तो एनवायरनमेंट कैसा है आसपास का, फेवरेबल एनवायरनमेंट अगर उसे मिलेगा कोरोजन के लिए तो फटाफट कोरोजन होनी शुरू हो जाएगी इस केस में। अब ये कहता है बेटा कि जो मैकेनिज्म है कोरोजन का, मैकेनिज्म उसमें देखिए, एक तो हम कहते हैं कि इसमें क्या होता है, आप सिंपल एक मैकेनिज्म ये दिखा के आ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई जो है मेटेलिक ग्रेन है, उसमें इस तरीके से कहीं पे बेंड आ गया, ठीक है, ये मेटल है। यहाँ पे बेटा जो ये अनस्ट्रेस्ड पार्ट है, अनस्ट्रेस्ड पार्ट जो प्लेन पार्ट है, अनस्ट्रेस्ड पार्ट, ये क्या करेगा, एक्ट एज कैथोड। और जहां पे बेंड आया है, ये पार्ट अंडर स्ट्रेस, पार्ट अंडर स्ट्रेस, ये पार्ट जो है ये एनोड का काम करेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, रिएक्शन आप जनरली दिखा के आ सकते हो कि मेटल का वो पोर्शन जो स्ट्रेस्ड है, जहां पे ये बेंड आपको दिखाई दे रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन लूज होगा, ये एनोड बन जाएगा। आसपास जो ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, H पॉजिटिव आयंस जो प्रेजेंट होंगे एक्वस सॉल्यूशन से जो हमें मिलते हैं, वो ये N इलेक्ट्रॉन जो मेटल ने लूज किए उनको गेन करेंगे और 2H2O फॉर्मेशन, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो ये कैथोड पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ऊपर वाली रिएक्शन में मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, एनोड पे क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन हुआ था। अब अगर आप ओवरऑल सेल रिएक्शन भी लिखना चाहेंगे तो आप इस तरीके से लिख के आ सकते हैं, एन इलेक्ट्रॉन से एन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, मेटल व्हेन कम इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन एंड H पॉजिटिव आयंस it combine to form Mn positive and 2H2O.
ठीक है, तो बेटा देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेटल जो है आपका ये कोरोड हो रहा है, प्योर स्टेट से ऑक्सीडेशन हो रही है उसकी, इसका मतलब ये धीरे धीरे कोरोड हो रहा है। इसमें एक मैकेनिज्म आप एम्ब्रिटलमेंट में दे सकते हैं, एम्ब्रिटलमेंट। एम्ब्रिटलमेंट जो होती है बेटा जनरली कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट होती है, एम्ब्रिटलमेंट होती है इन हाई प्रेशर स्टीम बॉयलर्स के अंदर, हाई प्रेशर स्टीम बॉयलर्स के अंदर होती है। इसमें क्या होता है बेटा कि देखिए आपने मतलब कोई भी बॉयलर ले लिया, बॉयलर जो है आपने लो एलॉय स्टील का बना हुआ बॉयलर लिया, इसमें आपने जब आपने लाइम सोडा प्रोसेस किया होगा वाटर एंड ट्रीटमेंट में, उसमें आप देखते हो कि आप सोडा ऐड करते हो Na2CO3। क्यों ऐड करते हैं हम? यूज फॉर वाटर सॉफ्टनिंग। लाइम एंड सोडा दोनों चीजें वाटर को, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए यूज की जाती हैं। अगर आप लाइम सोडा भी पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप डिटेल में ये टॉपिक पढ़ सकते हैं। इसमें ये कहता है कि आपने Na2CO3 जो है वाटर सॉफ्टनिंग के लिए बॉयलर के अंदर डाला, इज एडेड टू बॉयलर फीड वाटर, उसको सॉफ्ट करने के लिए। लेकिन वहां जाके क्या हुआ बेटा, ये जो सोडा था Na2CO3, ये H2O वाटर तो था ही बॉयलर के अंदर जो कि बॉयल होकर स्टीम जनरेट कर रहा था, उसके साथ रिएक्ट करके NaOH बनाता है सिंपल, और साथ में इसमें क्या होता है CO2 गैस रिलीज होती है। अब ये जो NaOH बना ना बेटा, ये NaOH ये क्या करेगा, फ्लोज इनटू हेयर क्रैक्स ऑफ बॉयलर वॉल। बॉयलर के वॉल के अंदर बाल जितने पतले पतले, हेयर जितने पतले पतले, कई बार क्रैक्स आ जाते हैं, तो ये ना उसके अंदर फ्लो कर जाता है बाय कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन से ये NaOH उसके अंदर चला जाएगा उन हेयर क्रैक्स के अंदर, और वहां पे जाके वो क्या करेगा, रिएक्ट विद आयरन। बॉयलर हमारा आयरन मेटल से बना हुआ है, उसके साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट विद आयरन क्यों, टू फॉर्म सोडियम फेरोइट। रिएक्शन देखिए, आयरन बॉयलर से मिला आपको, ये जो सोडा प्रेजेंट है कास्टिक सोडा NaOH, उसके साथ रिएक्ट करेगा और Na2FeO2 सोडियम फेरोइट बनाएगा, जिससे कि कोरोजन होगी। देखिए आपका प्योर स्टेट से जो मेटल था सोडियम फेरोइट बना रहा है, तो वो कोरोड हो रहा है धीरे धीरे। आप अगर देखेंगे तो बॉयलर की जो वॉल है उसमें पहले ऐसे एक आधा हल्का सा ना हेयर लाइन कहीं कहीं पे पतले पतले से क्रैक्स होंगे। ये जो क्रैक है ना बेटा, ये एनोड का काम कर रहे हैं, ये स्ट्रेस्ड पार्ट है जिसमें कैपिलरी एक्शन से क्या होगा, NaOH सीप कर जाएगा। और ये जो प्लेन सरफेस है पूरी, ये क्या है, ये आपका कैथोडिक एरिया है। यहाँ पे जब ये जाके सोडियम फेरोइड बनाएगा तो ये धीरे धीरे जो हेयर लाइन थे ना बेटा, ये डायलेट होते चले जाएंगे, ये बड़े होते चले जाएंगे, ये बड़े होते चले जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता चला जाएगा, आपके जो बॉयलर है उसके अंदर कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट होती चली जाएगी, और धीरे 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 वो बिल्कुल कोरोड होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपका स्ट्रेस कोरोजन का डिटेल्स है। टाइप ऑफ स्ट्रेस कोरोजन में आप ये कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट लिख के आ सकते हो। साथ के साथ अगर फिर भी अगर आप और इलेबोरेट करना चाहते हो तो थोड़ा सा आप इसके बारे में सीजन क्रैकिंग भी दे के आ सकते हो, जो कि कॉपर एलॉयज में होती है। सीजन क्रैकिंग इन कॉपर एलॉयज, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें ड्यू टू हाई रेजिडुअल स्ट्रेस
कॉज्ड बाय, किसकी वजह से है स्ट्रेस इसमें? कॉज्ड बाय कोल्ड वर्किंग इन फैब्रिकेटेड आर्टिकल्स ऑफ ब्रास। ब्रास क्या होता है हमारा? कॉपर का एलॉय होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ एमोनिया या अमीन्स अगर प्रेजेंट है, एमोनिया और अमीन्स, तो क्या होगा? यहाँ पे कॉपर का जो भी आपका एलॉय है, जैसे ही अमोनिया के प्रेजेंस में आएगा तो ये CuNH3 2 पॉजिटिव, देखिए कंबाइंड स्टेट में चला गया। ये जो ब्रास था बेटा, ये अमोनिया सॉल्यूशन में डिसोल्यूशन हुआ ब्रास का इन अमोनिया, लीड्स टू इंटरग्रेनुलर कोरोजन। इंटरग्रेनुलर कोरोजन क्या होता है? ये वर्ड यहां पे आया, कोरोजन विच अकर along grain boundary। तो अगर स्ट्रेस कोरोजन पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसके बारे में इतना लिख के आएंगे, पहले आप उसमें बता देंगे। देखिए एक बार देख लेते हैं स्ट्रेस कोरोजन क्या होता है। स्ट्रेस की वजह से होता है, इसमें दो फैक्टर्स होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस कितना है मेटल के अंदर, आसपास कोरोसिव एनवायरनमेंट कितना है। इसके हमने कुछ एग्जांपल पढ़े, जैसे कॉपर एलॉय को अगर आप एमोनिया के आसपास रखेंगे, माइल्ड स्टील को अल्कली के आसपास रखेंगे, स्टेनलेस स्टील को क्लोराइड या एसिड क्लोराइड के आसपास रखेंगे तो स्ट्रेस कोरोजन होगा। अब उसके बाद ये कहते हैं स्ट्रेस क्यों आता है मेटल के अंदर? जब आप कोई शीट रोल कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जनरली स्ट्रेस आ जाता है, शीट के अंदर बेंड वगैरह आ जाता है। तो जहां पे भी बेंड आएगा वेल्डिंग करते टाइम या बेंड करते टाइम, वहां पे एक अनइवन स्ट्रेस होगा। वो जो अनइवन स्ट्रेस होगा बेटा, वो पोर्शन आपका एनोड की तरह काम करेगा। कोरोसिव एनवायरनमेंट हमने पढ़ाई अभी। अब उसके बाद ये कहता है कि देखिए जनरल रिएक्शन जो है, ये कह रहा है कि जहां पे भी आपका स्ट्रेस आया, दैट पोर्शन विल एक्ट एज एनोड, रेस्ट ऑफ द ग्रेनुलर पोर्शन विल एक्ट एज कैथोड। ये रिएक्शन हमने की कि मेटल में ऑक्सीडेशन हुआ और उसने एन इलेक्ट्रॉन लूज किए, जो कि आसपास ऑक्सीजन और H पॉजिटिव आयंस ने गेन करके वाटर बनाया। तो इस तरीके से मेटल की ऑक्सीडेशन हुई और मेटल की ऑक्सीडेशन हुई, उसी की कोरोजन हुई। उसके बाद आप इसमें एम्ब्रिटलमेंट के बारे में बता सकते हैं, जिसमें कि हम क्या कहते हैं कि हम बॉयलर के अंदर हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, सोडा डालते हैं। लेकिन वो सोडा जो होता है वो H2O के साथ कंबाइन करके NaOH बनाता है। ये जो NaOH होता है, ये हेयर क्रैक्स के थ्रू, कैपिलरी एक्शन के थ्रू क्या करेगा, बॉयलर की वॉल के पास जाएगा और आयरन की बनी होती है हमारी बॉयलर की वॉल, उसके साथ रिएक्ट करके सोडियम फेरोइट बनाएगा। सोडियम फेरोइट जो बना, उससे क्या हो गया, आपका बॉयलर जो है कोरोड हो गया। उसके बाद आप उसमें सीजन क्रैकिंग दे के आ सकते हो। सीजन क्रैकिंग जो होती है बेटा, वो ब्रास वगैरह जो है कॉपर के अलॉयज में होती है। जब हम इनको अमोनिया के आसपास रखते हैं तो ये CuNH3 का इस कंबाइंड स्टेट में चला गया है, जिसकी वजह से इंटरग्रेनुलर कोरोजन होती है। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेस कोरोजन। आप इतना अटेम्प्ट करके आएंगे, दैट वुड बी सफिशिएंट। हैव अ गुड डे अहेड।